तो भ्रूण हत्या और बलात्कार यानी अपने जन्म का दुश्मन होना। आदमी ने अपने जन्म का दोस्त होना चाहिए कि दुश्मन होना चाहिए। इसलिए आदमी ऐसे पाप और अपराध में नहीं जाए। तो जिस जीवन मूल्यों की संस्कृति और सभ्यता आपके पास है, उसने कहा जहां नारी का सम्मान होता है वहां इंसान नहीं बसते, वहां देवता बसते हैं, वो फरिश्ते हो जाते हैं। और इसलिए भ्रूण हत्या से, बलात्कार से, तलाक से, घरेलू हिंसा से और व्यभिचार से मुक्ति का मार्ग इन सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में, जिसका संस्कृत में उल्लेख किया हमसे पहले साई जी ने। मैंने जरा अपनी लोकल जुबान में बोला, उन्होंने जरा लोक देववाणी में बोला। और इसलिए हमें तो इन पापों और अपराधों से मुक्त कराना है। और इसलिए हमारे सामने क्या प्रश्न खड़ा है? आदमी विवाह करता है, आप में से भी ऑल आर इन वेटिंग लिस्ट है साहब, मेजोरिटी इन वेटिंग लिस्ट है। भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो, पर बुला लेना साहब लड्डू खिलाने के लिए और बधाई लेने के लिए। तो बड़ी सीधी सी बात है। परंतु शादी हुई, एक 1.5 फुट की औरत मिलती है इलाके में, कद इतना ही है साहब, उसका ज्यादा नहीं है, बड़ा। और डायग्राम उसका सरकमफ्रेंस जो है वो 2.5-3 इंच का है। और उसमें एक बहुत सुंदर चीज रहती है, हरी, पीली, लाल, नीली, और वो टिमटिमाती हुई मर्द को, इंसान को कहता है आई लव यू वेरी मच। मर्द भी कहता है आई आल्सो लव यू वेरी मच। दोनों का गठबंधन होता है। वो 1.5 फुट की औरत का नाम है बोतल रानी। जब बोतल रानी और आदमी की दोस्ती होती है तो बोतल रानी उसकी हड्डियां तोड़ती है और घर जाकर वो बीवी की हड्डियां तोड़ती है। और बीवी उसको नाली से और कूड़े से उठाकर घर लेकर जाती है। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, 7 जन्म का वायदा किया हुआ है। मैंने कहा 1 जन्म में इतनी मार खा ली, 7 जन्म इसी को लेगी क्या? कहता पक्का इसी को ही लूंगी। अब ये उसकी सांस्कृतिक जीवन मूल्य सब। तो मैं कहता हूँ तलाक करना हो और डंडा ही मारना हो तो 1.5 फुट की बोतल रानी को कहो तलाक तलाक तलाक, मारो डंडा उसको। इसको काहे को मारते जो शादी में आई है? हमें इनसे भी मुक्ति के मार्ग खोजना। ये हमारी गरीबी, बर्बादी, पिछड़ेपन और अनपढ़ता के बनाने के मित्र हैं। हमें इससे भी छुटकारा लेना है। और इसलिए मैं आप सब पढ़े लिखों को, जो मैंने अनेक सुझाव दिए प्रश्न करते करते, मैं अंत में एक बात कहूंगा। सरकारी स्तर पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज में पंचायतें होती हैं, ब्लॉक होते हैं, जिला परिषदें होती है, नगर पालिकाएं होती है, नगर पंचायतें होती है, नगर निगम होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप अपने गांव से पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं रोजगार में जाएंगे। किसी गांव से आप 5 होंगे, किसी गांव से 50 होंगे। तो क्या आप आज ये संकल्प कर सकते हैं? सारी गोठ के बाद उसका संकल्प तो भरना चाहिए। कहते चर्चा हुई और चर्चा में से कोई भी संकल्प नहीं होता तो चर्चा बेकार हो जाएगी। अब आप उस गांव के अप्रवासी ग्रामीण हो गए, यानी उस गांव में रहने वाले वासी नहीं रहे। आप उस गांव से निकलकर किसी नगर में, किसी दूर नजदीक की जगह पर चले गए। देश में है कि विदेश में है, जिले में है कि प्रांत में। तो वहां से आप 5 हैं कि 50 हैं, अपना एक अप्रवासी ग्रामीण समूह बनाना। आप 5, 6, 10 मित्रों ने मिलकर अपना एक समूह बनाना जो सरकारी नहीं है। और जो आप कमाएंगे अपने इस गांव को, जिसके कारण मुझे पहचान, अपने उस घर को जिसके कारण मैं हूं, अपने उस खेत और गांव को जिसके कारण मैं हूं, अपने उस पंथ और जीवन मूल्यों के लिए जिनके कारण मैं हूं, अपनी उस जाति उपजाति के लिए जिनके कारण मैं हूं, अपने यहाँ उस आव हवा के लिए जिसमें मैं फला फूला। आखिरकार मेरा बेसिक सीड तो वही है, मेरी मूल रूट तो वही है, मेरी जड़ तो वही है। और इसलिए फॉर्म दैट ग्रुप फॉर एवरी विलेज। आप जिस भी गांव से, एक है कि अनेक है, आप अपना अप्रवासी ग्रामीण समूह बनाइए और
संकल्प करिए विद फ्रॉम टाइम एंड फ्रॉम योर मनी। आप अपनी कमाई में से और समय से अपने उस जड़ का पालन पोषण करने में हमेशा सहयोग करेंगे। आपकी जिंदगी स्वर्गीय हो जाएगी, नरकीय नहीं बनेगी। आपकी जिंदगी मानवीय हो जाएगी, अमानवीय नहीं होगी। आपकी जिंदगी उद्देश्य वाली हो जाएगी, बिना उद्देश्य के नहीं रहेगी। अपनी रूट से कटना नहीं चाहिए। जो रूट से कट जाता है वो जिंदगी का कहीं का नहीं रहता। उस फूल में और फल में ना सुगंध रहती है, ना रस रहता है, ना स्वाद रहता है। इसलिए अपनी रूट से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। अब आप 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया कमाने वाले बनेंगे। भगवान से प्रार्थना करूंगा बेरोजगार नहीं रखे, सबको रोजगार युक्त करें। मैं दुआ कर सकता हूं, कहते हैं दवा से दुआ में ज्यादा ताकत होती है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो रिजर्वेशन में डाल लेना, बेकार डस्टबिन में मत डालना। और अपना एक समूह बना लीजिए। ये एक नई कल्पना है। और फॉर एवरी विलेज देयर शुड बी ए अप्रवासी ग्रामीण समूह ऑफ दैट विलेज, ऑफ एनी कास्ट, ऑफ एनी रिलीजन, ऑफ एनी लैंग्वेज और ऑफ एनी डायलेक्ट। वो बना लिया। तय करना हर महीने 100 रुपया देंगे। आपको भगवान 20,000 देता है, 100 दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अब आप पढ़ लिखने के बाद ऐसे बड़े बन जाओगे कि आप 300-400 का खिलौना आपका बच्चा कभी भी तोड़ देगा। तो इसलिए मैं अपनी रूट्स से जुड़ा हूं और मैं अपनी रूट्स को स्ट्रेंथन कर रहा हूं। आप संकल्प करिए, मैं अपनी पढ़ाई में से अपने गांव के एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए हर महीने व्यय करूंगा। आप संकल्प करिए अपने गांव के अंदर और बाहर जंगल में ना जाकर वो आज के आधुनिक शौचालय से जाए। हम 10 लोग मिलकर, सरकार करेगी कि नहीं करेगी, पर हम एक तरफ में 5 महिलाओं के लिए, एक तरफ में 5 पुरुषों के लिए शौचालय बनवाएंगे। आप तय करिए कि हम इस गांव से 20 लोग पढ़कर निकले हैं, बाहर हैं, आज कमाते हैं बहुत अच्छा, तो हम अपने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए गली मोहल्ला 2 कर्मचारी लगाएंगे, 2 परिवारों को रोजगार दे देंगे और गांव साफ सुथरा है। क्लीन भारत मीन्स हेल्दी भारत, क्लीन विलेज मीन्स हेल्दी विलेज। आप ये विचार करिए कि भाई हम अपने गांव के अंदर और किसी एक या 2 को इतना होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी का प्रशिक्षण दे देंगे ताकि प्रारंभिक उपचार माता पिता कर लेते हैं वो कर दे और कम से कम ले, जरूरत पड़ेगी बाकी के लिए होगा। हम हर महीने में 2 दिन, 1 दिन की छुट्टी लेंगे। मैं डॉक्टर बना दिया है। मैं अपने गांव की सेवा करने के लिए महीने में 1 बार जाकर अपने गांव की सेवा करने के लिए बिताऊंगा। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है जो करोड़ों में खरीदी नहीं जा सकती है, करोड़ों में बेची नहीं जा सकती। हम अपनी नेक कमाई से वहां ठीक से विद्यालय नहीं है तो उस विद्यालय के 2 कमरे बनवाएंगे। आने वाले 3 साल के अंदर हमारे बच्चे, हम पढ़कर निकल गए टाट पट्टी के अंदर, वृक्ष के नीचे, धूप आई, सर्दी आई, बरसात आई, छुट्टी हो गई, पर हमारे आने वाली पीढ़ी को यह ना भुगतना पड़े। 2 कमरे बनवा देंगे 3 साल। गांव के लोगों को कहेंगे कि तुम हर महीना 1 ईंट और 1 रुपया जोड़ो, हम हर महीने 100 रुपए और 100 ईंट देंगे। 2 साल के बाद इस गांव के विद्यालय का भवन बन जाएगा। इस गांव में कम्युनिटी हॉल नहीं है, आप हर महीने 1-1 दो, हम हर महीने 100-100 देंगे। 2 साल के बाद एक कम्युनिटी हॉल हो जाएगा। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाइए, अपने गांव को स्वर्ग बनाइए। ताकि वहां का बच्चा अगर शिक्षित हो जाएगा तो बलात्कारी नहीं बनेगा, शिक्षित हो जाएगा तो अपराधी नहीं बनेगा, शिक्षित हो जाएगा तो आतंकी नहीं बनेगा। और इसलिए एडॉप्ट योर विलेज, एडॉप्ट योर रूट्स, एक्सेप्ट योर कल्चर एंड सिविलाइजेशन।
मेक इट ग्रेट, उसको संवारिए, खूबसूरत बनाइए, सुगंध वाला बनाइए। और इस प्रकार से करेंगे तो हम हिंसा, अपराध, पिछड़ेपन से मुक्त होकर, हम इसलिए पैदा नहीं किए भगवान ने कि हम गरीब पिछड़े थे। हमें जब मौका दिया तो हमने अपने गांव को, अपने घर को, अपनी जाति को, अपनी जमीन को पिछड़ा होने के लिए छोड़ दिया। तो भगवान भी सोचेगा तुझे इतना पढ़ने का मैंने अवसर दिया, क्या फायदा हुआ? हमने वहां लोग वर्शिप करें, वो शैतान नहीं बने, बिलीवर बने, इसलिए एक छोटा मंदिर भी, उपासना स्थल भी बना दिया है। 4 तरह के देवता थे, हमने चारों पांचों तरह के देवताओं को वहां स्थापित कर देने हैं ताकि वी कैन लिव एज ए कम्युनिटी, एज ए यूनाइटेड पीपल ऑफ द विलेज। अपने गांव के अंदर राम राम होगा, कृष्णा कृष्णा होगा, दुर्गे दुर्गे होगा। जो हमारे गांव का अभिवादन का शब्द था वो बोलते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी बोलते होंगे, पर राम राम भी बोलते हैं। आधुनिक भी हैं पर अपनी मूल कल्चर से कटे हुए नहीं। तो मुझे ये लगता है ग्राम के अंदर आपने अपना ग्राम प्रवासी समूह बनाया, वहां एक कमरा लेकर लगा दिया। आप 10 लोग हैं, आपने कहा 100 रुपया हर महीने का निकालेंगे, 1000 रुपया तुझे देंगे। तुम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना पढ़ और उस योजनाओं का लाभ कैसे गांव ले सकता है, इसके लिए इनकी मदद कर। आपने एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे दिया और 100 घरों के कल्याण के लिए एक छोटा सा दफ्तर स्थापित कर दिया, नो प्रॉब्लम। Government what will do, the government should do, but what I can do, I must do, what we can do, we will do। जो मैं कर सकता हूं जरूर करूंगा, जो हमने करना चाहिए वो हम करेंगे, जो सरकार ने करना चाहिए उसको लेकर जाएंगे। पर मेरा गांव, मेरा घर पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं रहेगा, वह विकास का प्रतीक बनेगा। इसलिए मुझे पढ़ाया, इसलिए मुझे शिक्षित किया, इसलिए मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं हूं। और इसलिए कहते हैं जो रूट्स को सींचता है वो भगवान की सच्ची इबादत करता है, उसको स्वर्ग मिलता है, नर्क नहीं मिलता। यमराज जी की भी मजबूरी है, कन्फर्म टिकट है साहब, उसको स्वर्ग भेजना ही पड़ेगा। इसलिए मेक योर लाइफ विद ए रिजर्व्ड एंड कन्फर्म टिकट। वेटिंग नहीं ले जाइए, अनरिजर्व नहीं जाइए, तो नहीं, यमराज जी कहेंगे बेटा फिर नर्क में चला जाए। तो कन्फर्म करनी चाहिए अपनी टिकट अपनी जिंदगी के अंदर, अपने कर्मों से। तो देखिए, हम उठेंगे, जागेंगे और बदलेंगे तो हमारा भाग्य भी बदलेगा और उसका सूर्य चमकेगा। फॉर दैट पर्पज वी आर हेयर। आई होप सो वी मेक आवर कमिटमेंट कि हम इस प्रकार की जिंदगी जिएंगे। मुझे लगता है कि कल से लेकर आज तक जो आपने चर्चा की, जो मैंने सुना, जो मुझे समझ में आया, वो मैंने कुछ बातें आपके सामने कही है। थोड़ा लंबा समय लिया है और इस लंबे समय पर आखिर में कहानी और चुटकुला सुनाकर आपसे छुट्टी ले लेता हूँ। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे 5 डेज वीक हो गया था, 6 डेज की हो गया, यानी आज से 40-45 साल पहले। तो हमारे शुक्रवार के जो अंतिम पीरियड के प्रोफेसर थे, 55 मिनट का उन दिनों पीरियड होता था, आजकल शायद 45-50 का होता है, 40 का होता है। बड़े भाग्यशाली, हमें 55 मिनट का पीरियड पढ़ना पड़ता। तो परंतु उनका पीरियड में कभी खत्म नहीं होता था और पीरियड में वो कब कहाँ चले जाएंगे ये भी नहीं पता लगता था, और कभी कभी डबल पीरियड तक चले जाते थे। तो हम सब विद्यार्थी तैयारी किया करते थे अपने सर को कैसे समझाना कि टाइम से छोड़ दे, थोड़ा ओवर टाइम से छोड़ दे, पर इतना ओवर टाइम नहीं कर दे कि ओवर टाइम की भी व्याख्या बदल जाए, तो उसकी डेफिनेशन बनी रहे। तो हम क्या करते थे, घड़ी देखते थे, सर को देखते थे, घड़ी देखते थे, सर को देखते थे, सर हमें देखते ही नहीं। फार्मूला 1 बेकार। अब क्या करें, फिर हम सर को देखते थे और घड़ी पर हाथ मारते थे, घड़ी पर हाथ। सर कहते थे आजकल के लड़के जो है बड़े बदतमीज हो गए हैं, उनको एटिकेट्स नहीं आते।
साहब बदनामी का सर्टिफिकेट लिया, बदतमीजी का फार्मूला 2 डस्टबिन। अब क्या करें? तो तीसरा, बड़ी अंगड़ाई लेते थे, धीरे से बोलते थे, क्योंकि सर के हाथ में सबमिशन है। अगर 10 में से उन्होंने 9 देने की बजाय 7 कर दिए तो गई मेरिट। तो इसलिए घर सर को घड़ी दिखाते थे, कहते सर ओवर टाइम भी हो गया, बोर भी बड़े। तो सर को ना सुने, समझ जाए सर। सर कहते थे आजकल के लड़के ही बदतमीज नहीं है, लगता है माँ बाप को भी एटिकेट नहीं आते, जो लड़कों को एटिकेट ही नहीं सिखा। तो साहब माँ बाप भी बदनाम करा, पर सर का पीरियड नहीं जाए तो फिर क्या करते थे? जूता घिसाते थे, ऊँ करते थे। सर कहते थे अच्छा बच्चों अब पीरियड डबल हो गया, 55 मिनट की बजाय 1 घंटा 50 मिनट हो गए हैं, चलो आज का पीरियड खत्म करते। हम भी कहते थैंक यू सर, आपने ये सब नहीं किया, सो आई एम थैंकफुल टू ऑल। मैंने आपके सामने जो एक नए जीवन की शुरुआत करने का विषय है, नया भारत उभरा है। हमने कभी सोचा नहीं था भारत हिंदी में बोलेगा, लगता था हमेशा विदेशी भाषा में बोलेगा। 2014 मार्च तक यही लगता था। आज भारत हिंदी में बोलने लगा है, अपनी मातृभाषा में बोलने लगा। हमने सोचा नहीं था, क्योंकि पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सब जय हिंद बोलते थे, कभी भारत माता की जय लगेगा। अब भारत में नहीं, विदेश में भी भारत माता की जय होने लगा, सोचा नहीं था होगा। हमें लगता था यह मल्टीनेशन या चीन का ही माल खाएंगे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये कभी सपना कि हर आदमी को रोजगार मिल सकेगा, हर गरीब का और कलाकार का सम्मान होगा और वो उसकी कला का सम्मान होगा, ऐसा भारत बनेगा। लगा है कि बन सकता है। हमने सोचा नहीं था कि हम अपनी सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर सोचेंगे। गीता देंगे तो हम हमेशा कम्युनल और फंडामेंटलिस्ट कराएंगे। आज गीता दी है, हम कम्युनल और फंडामेंटल कहते हैं, हम मोर डेमोक्रेट एंड ह्यूमनिस्ट कहलाने लगे। हमें लगता नहीं था कश्मीर के अंदर बुलेट से मुक्त हो सकते हैं और बैलेट वाला कश्मीर बन सकता है, और इस्लामाबाद की तरफ नहीं हिंदुस्तान की तरफ देखने वाला कश्मीर बन सकता है। हमने देखा वो बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बदल रहा है, और यूरोप एसेंट्रिक नहीं, भारत एसेंट्रिक वर्ल्ड, ये हमारा मिशन है। वहां कहते हैं कि आदमी कम से कम और बिना कपड़े में चलता है, यहाँ आदमी ठीक ठीक कपड़े पहनकर चलना पसंद करता है। उनकी नकल मारनी दुनिया ने कि हमारी नकल मारनी। इसलिए भारत बदल रहा और उठ रहा है, हम भी बदलें और अपने गांव की और इलाके की तस्वीर को बदलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जहाँ जहाँ से आए आप सबको होप फॉर द बेस्ट। अल्टीमेटली आई प्रे टू द गॉड कि आप सब पर वो इतनी कृपा बरसाए, रहमत बरसाए, इतना आशीर्वाद दे कि आप सदा मुस्कुराने वाले बने और दूसरों को मुस्कुराहट देने वाले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंद्रेश जी, आपके इतने मार्गदर्शी उद्बोधन से हम वाकई में संचार से भर गए, अपनी ऊर्जा से भर गए, ऐसा हम सभी महसूस कर रहे हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट भी हमको वो रिस्पांस दे रही है, फीडबैक दे रही है कि वाकई में हम इससे कितना लाभान्वित हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत बढ़ता हुआ भारत है, कई चीज़ों में बढ़ रहा है, कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत के जो आगामी जो 2020 की सपना है, जो डॉक्टर कलाम ने देखा था, उस सपना को पूर्ण करने में हमारी क्या भूमिका सुनिश्चित हो सकती है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। एक और अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा भी अभी कुछ ही दिन पहले एक समाचार आया था कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग को, जो भारत के द्वारा प्रतिपादित हुआ, उस योग को सभी 177 देशों के द्वारा मान्यता दे करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे भारत के विश्व गुरुत्व की भावना को विश्व के द्वारा सम्मान का एक प्रक्रिया में शामिल है। अतः हम सभी भी इस 2 दिवसीय युवा गोष्ठी के माध्यम से हम अपना कितना योगदान दे सकते हैं इस उत्कृष्ट भारत के लिए, ये हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस समय एक पंक्ति याद आ रही मुझे, हमें इतनी शक्ति देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर ना हो। ये मत सोचो कि हमें क्या मिला है, बल्कि ये सोचो कि हमने किया क्या है अर्पण।
हमें अब अर्पण करने की भूमिका में भी आना होगा कहीं ना कहीं, ताकि हम इस श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। आज के इस समापन समारोह में हमारे जो इस रूपरेखा को खींचने वाले हमारे प्रणेता इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा, अतः उन्हें मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि इस समापन समारोह में हमें उचित मार्गदर्शन देकर अनुग्रहित करें। इस समापन सत्र के सम्माननीय मुख्य वक्ता इंद्रेश जी, विशेष अतिथि सम्माननीय प्रोफेसर जयलक्ष्मी ठाकुर जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर संदीप वनसूत्रे जी, संयोजक श्री आशुतोष मंडावी जी, माननीय सांसद नंद कुमार साय जी, इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय विद्वान, प्यारे विद्यार्थियों, प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए जनजाति युवा गोठ के हमारे सारे साथी। कल जब हमने इस गोठ का प्रारंभ किया था तो मैंने आपसे कहा था कि एक बेहद अनौपचारिक और ऐसी वार्ता जिसमें आप सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो और आप सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रस लेकर बात कर सकें। और कल रात को मैं माननीय इंद्रेश जी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर रात को 9:30 बजे तक सत्र चला है और आज सुबह 8:30 बजे फिर से सारे विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित थे और फिर से यहाँ चर्चा सत्र प्रारंभ हो गया था। तो एक बार अपने इस लगन के लिए आप खुद के लिए तालियां बजाएं। बहुत ही और आप सबका उत्साह और उमंग देखकर हमें लगा कि सचमुच हमारा ये 2 दिन का जो जनजातीय गोठ का कार्यक्रम है वो सार्थक हुआ है। इंद्रेश जी ने बहुत विस्तार से आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और इसके साथ ही आपको एक अप्रवासी ग्रामीण समूह बनाने का ये जो कार्यक्रम दिया है, संकल्प दिया है, निश्चित ही एक बहुत ही सकारात्मक कार्यक्रम है कि भविष्य में आपकी दिशा तय करेगा, आपके जीवन की दिशा तय करेगा और आपके कार्यों की दिशा तय करेगा। और जब ये प्रारंभ हो रहा था तो एक जो बालक ने अपनी बात शुरू की और दिए की बात कही तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई कि कैसे हम अपनी छोटी सी बुद्धि और विवेक से बड़ी बात कर सकते हैं। एक पिता के 3 बच्चे थे, उन्होंने तीनों को 100 रुपए दिए और कहा कि 100 रुपए से कोई एक ऐसी चीज खरीद लो जिससे एक कमरा पूरा भर जाए। तो एक बच्चे ने 100 रुपए का कपास खरीदा। 100 रुपए का कपास कितना आएगा? तो देखा तो वो कमरे का 1/3 हिस्सा भी नहीं भरा 100 रुपए में। दूसरा बच्चा उससे थोड़ा बुद्धिमान था, उसने 100 रुपए की घास खरीदी। घास से भी क्या होने वाला था, आधा ही कमरा भर पाया। तीसरा बच्चा आप जैसे परिवेश से आया था, जो प्रकृति से जुड़ा था, उसने 100 रुपए में एक दिया खरीदा, कमरे में दिए को जलाया, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। बाकी 95 रुपए उसने अपने पिता को लगाए। हमने पूरे समाज से कुछ 125-150 बच्चों को उठाया है, सिर्फ इसी आशा के साथ कि आप सब वो दिए हैं जिनके प्रकाश से पूरा जनजातीय समाज प्रकाश से भर उठेगा। और यही मैं शुभकामनाएं इस 2 दिवसीय जनजातीय गोठ के समापन के अवसर पर आपके साथ कहना चाहता हूं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये 2 दिन हमने आपको इस बात का एहसास कराने के लिए यहां पर अपने साथ रखा कि अब हमारा हाथ लेने वाले का ना बने, अब हमारा हाथ दाता का बने। यूं हाथ करके बहुत दिन हो गए, अब यूं हाथ करके कुछ दिन हम इस समाज को दिशा देना चाहते हैं, पथ प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसीलिए हमने आस्था और अस्मिता की बात की, संकल्प की बात की, नेतृत्व की बात की। बहुत सुंदर कार्यक्रम माननीय इंद्रेश जी ने आपको दिया है।